बैलेंस शीट में हम क्या कर चुके हैं? कैटेगरी वन, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में इक्विटी इक्विटी और लायबिलिटीज दो अलग अलग हेडिंग नहीं आती, एक ही आता है। नंबर वन इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सेकंड आइटम शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड आइटम नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में चार कैटेगरीज होती हैं। पहली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फिर आपके डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। करंट लायबिलिटीज में फोर्थ नंबर पे आता है करंट लायबिलिटीज, उसमें भी चार सब हेडिंग्स होती हैं। नंबर वन इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, नंबर टू ट्रेड पेबल्स, नंबर थ्री आपका अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। लायबिलिटीज हम पूरी कर चुके हैं डिटेल में। अब एसेट्स। एसेट्स कैटेगरी टू एसेट्स, इसमें दो मेजर हेडिंग्स हैं। क्या है दो मेजर हेडिंग्स? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। एक एक करके बात करेंगे। पहले हम बात करें नॉन करंट एसेट्स की। अब क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी डिटेल में अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि हाउ टू क्लासिफाई द एसेट्स इनटू नॉन करंट एंड करंट। क्या सीखे थे? जैसे करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। अब एसेट्स की बारी। इफ द बेनिफिट इज एग्जॉस्टेड विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, तो करंट एसेट्स कि अगर वो कैश जनरेट करके दे रहे हैं एक साल के अंदर अंदर, इफ द ऑपरेटिंग साइकिल इज नॉट मेंशन्ड, तो हम 12 मंथ्स लेते हैं। उसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म है, कैश जनरेट करके देगा विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, तो करंट एसेट। चार कैटेगरीज थी विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, 12 मंथ्स, प्राइमरीली हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड, और देयर इज नो अनकंडीशनल there is no unconditional option for you to delay the payment or delay the benefit for more than 12 months. तो चार में से कोई भी कैटेगरी अगर आप कोई भी कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं तो फिर वो करंट आइटम माना जाएगा। जो फोर्थ आइटम होता है ना, नो अनकंडीशनल, मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसके बेनिफिट को एक साल से ज्यादा एक्सटेंड करने का, तो वो करंट ही माना जाएगा। एक साल मतलब if the time period is not given, operating cycle is given, तो operating cycle 12 months। पॉइंट वो रूल सेम है जो करंट लायबिलिटीज नॉन करंट लायबिलिटीज की क्लासिफिकेशन के, वही नॉन करंट और करंट एसेट्स के। अब बात आती है कि नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आता है। ध्यान से देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मेजर हेड्स, 5 मेजर हेड्स, इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन हो गई। नॉन करंट एसेट्स एक कैटेगरी हो गई, एसेट्स एक कैटेगरी हो गई, उसमें फर्दर कैटेगरीज हो गई। क्या? नंबर वन, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई इज ऑल्सो अ हेड। पीपीई इज ऑल्सो अ हेड, इट इज अ सब हेड। इट इज अ सब हेड। सब हेड इन द सेंस मतलब बेसिकली कैटेगराइज करा उन्होंने, कैटेगराइज। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी एक हेड ही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फिर उन्होंने सब हेड्स बना दिए, उन्होंने फिर उसके अंदर सब हेड्स बना दिए। सर कैसे? अगर फॉर एग्जांपल मैं पूछ रहा हूं फर्नीचर कहां दिखाएंगे, वेयर विल यू शो फर्नीचर, तो फर्नीचर आएगा नॉन करंट एसेट्स में। नॉन करंट एसेट्स में एक और मेजर हेड आ गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ये हेड का नाम है। उसके अंदर सब हेड है क्या? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ध्यान से सुनेंगे, नॉन करंट एसेट्स भी एक कैटेगरी है। नॉन करंट एसेट्स में मेजर हेड्स हैं 5, फिर उनके अंदर सब हेड्स हैं, किसी किसी में सब हेड्स है, किसी में आइटम्स हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब हेड है कौन सा आइटम है? अब यार फर्नीचर, आप खुद बताओ कि फर्नीचर सब हेड है या आइटम है? ऑनलाइन वालों, आइटम। आइटम है। फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, मशीन्स हो गई। लेकिन अगर मैं बोलूं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो वो एक हेडिंग साउंड करता है या आइटम? हेडिंग। तो ऐसे आप मतलब वो खुद की आइटम, तो वो खुद अपने आप में चीज हो गई, वो किसी के अंडर आ रहा है तो हेडिंग हो गई। अब उसके ऊपर एक और हेडिंग है तो फिर क्लासिफिकेशन हो जाती है मेजर हेडिंग और सब हेडिंग में। तो ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ये एक मेजर हेडिंग है। क्या है ये? एक मेजर हेड है। इसके अंडर ये सब हेड्स हैं, इसके अंडर ये सब हेड्स हैं। पॉइंट
कि जो आइटम्स हैं वो इसके भी अंदर चले जाएंगे। ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स में पहला मेजर हेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, उसके 4 सब हेड। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसमें क्या आ जाते हैं आपके सारे के सारे टेंजिबल एसेट्स। तो जो भी टेंजिबल एसेट्स हैं वो कहां चले जाएंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। फिर आती है बारी इनटेंजिबल एसेट्स की, फिर बारी आती है आपकी इनटेंजिबल एसेट्स की। Intangible assets, goodwill, trademark, copyrights, patents, something which you cannot touch and feel, do not have a physical existence. Capital work in progress. Capital work in progress का मतलब होता है tangible assets, tangible assets under construction, tangible assets under construction. अभी कंप्लीट नहीं हुए, आपने एक बिल्डिंग बनानी तो शुरू कर दी, बट अभी चल रहा है काम, कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसको कहां दिखाएंगे, क्या बिल्डिंग बन गई है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट नहीं होता, उसके लिए एक अलग कैटेगरी बन जाती है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। फोर्थ सबहेड है इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। जैसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता है टेंजिबल एसेट्स के लिए, वैसे इनटेंजिबल एसेट्स अगर पेटेंट आप डेवलप कर रहे हो, डिजाइन अभी बन रहा है, एक होता है ना R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में टाइम लगता है, पेटेंट्स बनते बनते कभी कभी सालों लग जाते हैं, अगर खासकर मेडिसिन की बात करी जाए। अंडर डेवलपमेंट, इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। 4 सबहेड्स हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आपके सारे टेंजिबल एसेट्स आ गए, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, बेसिक्स, सारे फिक्स्ड एसेट्स आ गए टेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट्स में आ गए गुडविल, ब्रांड्स, ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मास्ट हेड्स, पब्लिशिंग टाइटल्स, माइनिंग राइट्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइजिंग। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बता दिया आपको, टेंजिबल एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, intangible assets under development, intangible assets like patents, intellectual property rights under development। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। 2 साल पहले ही इन्होंने इसकी हेडिंग का नाम चेंज करा है, पहले होता था फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, उसका नाम होता था फिक्स्ड एसेट्स। अब उन्होंने उसका नाम रीनेम करके क्या कर दिया है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। तो नॉन करेंट एसेट्स की कैटेगरी में पहला मेजर हेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, उसके 4 सब हेड्स, चारों डन। नेक्स्ट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स आपने कहीं पैसा लगा रखा है, नॉन करेंट which are held not with the purpose of reselling but to retain them, मतलब आपने होल्ड करने के लिए लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, तो वो क्या होती हैं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स। इंटरेस्टिंग टर्म है, आगे रेशियोज में फिर यूज होगी। कह रहे जो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं 2 टाइप की होती हैं, एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक अदर इन्वेस्टमेंट। अगर मैंने किसी ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट कर रखा है जिससे मेरे बिजनेस को भी बेनिफिट होगा, मैं पैसे तो कमाऊंगा ही बट मेरे बिजनेस को भी बेनिफिट होगा, तो वो एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोचिंग सेंटर है, मैंने PVR के शेयर्स खरीदे हुए हैं और अपने माइंड में एक पर्सपेक्टिव बना के 3 साल तक मैं इनको बेचूंगा नहीं। स्टॉक मार्केट में PVR के शेयर्स खरीदे हुए हैं मैंने, तो क्या उससे मेरे बिजनेस पे कोई इंपैक्ट आएगा ऑनलाइन? नहीं, कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो आपके बेनिफिट, जो आपके बिजनेस को भी बेनिफिट प्रोवाइड करे किसी तरीके से। तो ये अगर ऐसे आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे जिसका आपका कोई लेना देना नहीं है, तो वो अदर इन्वेस्टमेंट्स की कैटेगरी में आ जाता है। सो फिर ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या हुई, मैंने एक कोचिंग सेंटर में इन्वेस्ट करा है, मैंने एक कोचिंग सेंटर में इन्वेस्ट करा है जो ना कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। अब एडवांटेज क्या होगी, अब आप 11th-12th में अगर सेटिस्फाइड होंगे और मैं आपको एक कोचिंग सेंटर के लिए रिकमेंड करूंगा कि BCom ऑनर्स, BBA या कोई भी आप ग्रेजुएशन का कोर्स करते हैं तो वहां पे भी क्लासेस होती हैं, तो कहीं ना कहीं ये बिजनेसेस रिलेटेड है, आपस में एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर क्वालिटी एजुकेशन हुई तो अगर कर सकते हैं तो वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगी। अगर आपने बस पैसा, एक शेयर्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे उस चीज के लिए इन्वेस्टमेंट करिए तो वो अदर इन्वेस्टमेंट होगी।
नॉन करेंट हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग इमीडिएटली। उसमें दो टाइप की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक अदर इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय अ कंपनी इन शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ अनदर कंपनी टू प्रमोट इट्स ओन ट्रेड एंड बिजनेस। मतलब अपने ही बेनिफिट के लिए मैंने वो इन्वेस्टमेंट करी, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कि वहां पे भी हमारा नाम कैरी फॉरवर्ड होगा। समझ आई बात? ट्रेड इन्वेस्टमेंट मीनिंग पता होना चाहिए। अदर इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आर नॉट ट्रेड इन्वेस्टमेंट। कह रहा इन्वेस्टमेंट दो टाइप की हैं, ट्रेड या अदर, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का मीनिंग बता दिया, जो ट्रेड नहीं है वो सब अदर इन्वेस्टमेंट्स की कैटेगरी में आ जाता है। ओके, क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं? इन्वेस्टमेंट्स इन प्रॉपर्टी हो सकती है, आपने कोई प्रॉपर्टी, किसी को लैंड, बिल्डिंग, कोई कुछ भी। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, शेयर्स खरीद लिए, प्रेफरेंस शेयर्स खरीद लिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद ली, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, कुछ भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो बस नाम पता होने चाहिए, नाम पता होने चाहिए। आगे जाके हम करंट इन्वेस्टमेंट्स भी आएगा, करंट एसेट्स में। करंट इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल्स एग्जैक्टली सेम है, बट नॉन करंट होती है नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग इमीडिएटली, होल्ड करते हैं उनको। करंट इन्वेस्टमेंट्स एक साल के अंदर अंदर बेचने के लिए रखी होती हैं। तो उसमें सारे एग्जांपल सेम है एक्सेप्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी अगर आएगा ना एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा वेयर विल यू शो इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में आएगा। लेकिन अगर आएगा वेयर विल यू शो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो आपके करंट एसेट्स में भी आ सकता है, नॉन करंट एसेट में भी आ सकता है। तो वो हमें इंफॉर्मेशन देंगे कि वेदर दे आर हेल्ड फॉर रीसेल और दे आर हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। नॉन करंट एसेट्स में सेकंड कैटेगरी, सेकंड आपका हेड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में सारी इन्वेस्टमेंट्स आती है। डेफर्ड टैक्स एसेट मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। डेफर्ड टैक्स एसेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नॉट इन कोर्स। डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट क्यों होते हैं? क्योंकि कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस में वेरिएशन होने की वजह से कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो आपकी इनकम निकलती है, जिसे कहते हैं बुक प्रॉफिट और अकाउंटिंग इनकम, वो और इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो इनकम निकलती है टैक्सेबल इनकम, वो दो इनकम डिफरेंट हो सकती हैं, होती ही हैं, जिनकी वजह से कुछ वेरिएशन आ जाता है। आपको टैक्स पे करना है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, तो जो भी अगर ऐसे कुछ टैक्सेस में डिफरेंस आ रहा है तो उसको डेफर्ड टैक्स बोला जाता है। ओके, डेफर्ड टैक्स एसेट्स एसेट साइड पे आता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी लायबिलिटी साइड पे आता है। ये बस एक अकाउंटिंग एंट्री होती है, ये आपको कभी पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि जितना अभी एसेट क्रिएट हो गया है उतना आगे जाके लायबिलिटी आने वाली होगी, तो वो आपस में ही सेट ऑफ हो जाता है। बस ये एक प्रेजेंटेशन से एक दिखाया जाता है। Deferred tax assets or deferred tax liabilities. Deferred tax liabilities, they appear in non-current liabilities. Deferred tax assets appear in non-current assets. The two terms are interrelated, as the balance in deferred tax liabilities in 1 year may get converted into deferred tax asset next year. मतलब आपके लिए ये इनमें से कोई भी चीज काम की नहीं है, other than ये शो कहाँ होते हैं। और वो नॉलेज के लिए आपको मैंने बताया कि वो क्रिएट कैसे होते हैं, ड्यू टू डिफरेंस इन इनकम एज पर कंपनीज एक्ट एंड इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था। नॉन करंट एसेट्स में लास्ट चीज, सॉरी 5 चीजें हैं, 4th चीज है इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। हमने पैसे दे रखे हैं, क्योंकि लाइबिलिटीज में भी आया था अदर लोन्स एंड एडवांसेस, वो तो जो हमने बोरो कर रखे हैं। तो नेचर टू बी स्पेसिफाइड, क्वेश्चन हमें बताएगा कि हमने बोरो कर रखे हैं, दे रखे हैं। तो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस से लिखा है तो हमने दे रखे हैं, तो दे रखे हैं फॉर अ पीरियड मोर देन 12 मंथ्स। तो इसमें क्या क्या आता है? कैपिटल एडवांसेस। कैपिटल एडवांसेस, आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना था, आपने कोई एसेट एक्वायर करना था, जिसके लिए आपने कुछ एडवांस दिया हुआ है कि यार आप ऐसा करो, एरोप्लेन्स का ऑर्डर है, एयरलाइन ने, इंडिगो, स्पाइस जेट, उन्होंने एयरलाइंस का ऑर्डर दे रखा है। तब ऐसा तो नहीं है ना कि आज ऑर्डर दिया और कल मिल गया आपको, नो। तो एडवांस दे रखा है जिसकी डिलीवरी 1 साल से ज्यादा लग सकता है। तो कैपिटल एडवांसेस आर एडवांसेस फॉर एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, tangible assets and intangible assets. They are known as capital advances. Normally such advances are not received back in cash, but they are received in the form of an asset. आपने एक एरोप्लेन खरीदने के लिए या 10 या 50 एरोप्लेन खरीदने के लिए एयर इंडिया ने अभी अराउंड 300 बोइंग्स का ऑर्डर दिया है, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ बिल होगा वो ऑफ कोर्स। पॉइंट इज
कि जो आपने कैपिटल एडवांसेस दे रखे हैं वो किसी को पैसे उधार नहीं दे रखे, वो कुछ आप सामान खरीदने वाले हैं उसका एडवांस है, तो उसके बदले कभी पैसा वापस नहीं आएगा, सामान आएगा उसके बदले। कोई डाउट? कैपिटल एडवांसेस, अदर लोन्स एंड एडवांसेस, नेचर टू बी स्पेसिफाइड। नहीं, जहां आ गया ना नेचर टू बी स्पेसिफाइड, मतलब वो क्वेश्चन आपको इलैबोरेट करके बताएगा कि क्या बात कर रहे हैं हम। अदर लोन्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो उसमें हो गया कैपिटल एडवांसेस, वो तो एक स्पेशल कैटेगरी हो गई। कह रहे इसके अलावा अगर आपने किसी को पैसे दे रखे हैं 1 साल से ज्यादा के लिए, तो वो किस में आ जाएंगे? अदर लोन्स एंड एडवांसेस में। अदर लोन्स एंड एडवांसेस में इसमें आ सकता है आपका एडवांसेस और लॉन्ग टर्म लोन्स। आपने एम्प्लॉय को लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है, अपने सप्लायर्स को लॉन्ग टर्म एडवांस दे रखा है। सप्लायर गुड्स के लिए होते हैं, कैपिटल एडवांसेस एसेट्स के लिए होते हैं, कैपिटल एडवांसेस एसेट्स के लिए होते हैं। तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस इंपॉर्टेंट कैटेगरी है आपके लिए, मतलब नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अदर नॉन करेंट एसेट्स, अदर नॉन करेंट एसेट्स, लास्ट कैटेगरी ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट। मैंने घर लिया रेंट पे, मैंने घर लिया रेंट पे, तो मुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा 2 to 3 मंथ्स का। तो वो पैसे क्या मुझे वापस मिलेंगे? मिलेंगे जब मैं घर छोड़ूंगा, तो वो तो टाइम लग सकता है ना। तो ऐसे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने टैक्स डिपार्टमेंट में दे रखे हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में दे रखे हैं, किसी भी चीज के लिए आपने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखा है, तो वो 1 साल में वापस नहीं आने वाला है आपका एसेट, क्योंकि कभी ना कभी आपको वापस मिलेगा। ये वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपने दे रखा है, बट नॉन करेंट एसेट है। किस में आता है? अदर नॉन करेंट एसेट्स में। लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स, नॉर्मली ट्रेड रिसीवेबल्स आर करंट एसेट्स। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं आपके? डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, तो नॉर्मली दे आर करंट एसेट्स। बट अगर मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मैंने सामान बेचा हुआ है, पैसे आएंगे 1 साल के बाद, ऑपरेटिंग साइकिल के बाद, तो फिर वो नॉन करेंट एसेट्स में, अदर नॉन करेंट एसेट्स में आ जाएंगे। लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल। अदर्स, अदर्स तो अदर्स ही है। अदर्स कह रहे कोई और ऐसा एसेट, कोई भी ऐसा एसेट बिसाइड्स जो ऊपर बता दिया कि ट्रेड रिसीवेबल और सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, कुछ भी अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस। अनअमोर्टाइज्ड होते हैं नॉट येट रिटन, नॉट येट रिटन ऑफ, नॉट येट रिटन ऑफ, नॉट येट रिटन ऑफ एक्सपेंसेस राइट ऑफ हो जाते हैं। बट अगर जैसे होता है ना डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक एग्जांपल होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने डेफर कर दिया, उसमें से जो पोर्शन 1 साल के अंदर अंदर राइट ऑफ होगा, तो वो तो अभी हम देखेंगे आता है अदर करंट एसेट्स में। जो 1 साल के बाद राइट ऑफ होगा वो आता है अदर नॉन करेंट एसेट्स। किसमें आता है? अदर नॉन करेंट एसेट्स। तो अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस वो होते हैं नॉट येट रिटन ऑफ। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल ऑन और अमाउंट ड्यू ऑन एसेट सोल्ड, एसेट से रिलेटेड इंश्योरेंस क्लेम की बात हो रही है कि आपका एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, अभी आपको मिलना है इंश्योरेंस क्लेम। सच एसेट्स आर क्लासिफाइड अंडर अदर नॉन करेंट एसेट्स। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल उन्होंने अलग से भी दिखा दिया, तो फिर वहां पे लॉजिक नहीं होगा, तो डजंट मेक सेंस ना कि अदर्स में भी आ रहा है इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल और अलग से भी आ रहा है। तो फिर अगर अलग से उन्होंने बना ही दिया उसका सब हेड, तो फिर वही यूज करेंगे इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। बट किस पे? एसेट्स पे जो होगा वो यहाँ पे आता है, और अगर गुड्स पे होगा तो वो एक करंट एसेट बन जाता है, वो एक करंट एसेट बन जाता है। अगर टेन्योर मेंशन है कि भाई साहब अभी टाइम लगेगा, 1 साल लग सकता है आपकी इन्वेस्टिगेशन में कि ये क्लेम आपको एलिजिबल हो कि नहीं हो, तो वो ऐसे अदर नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगा। बट ये कहानियां तो हमें पता चलेंगी ना क्वेश्चन पढ़ के कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि नहीं दे रखी है। तो अगर सिर्फ लिखा है इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, तो हम अज्यूम करेंगे कि वो लॉन्ग टर्म है और उसको यहाँ पे अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखा देंगे। इसी के साथ नॉन करंट एसेट्स खत्म हुए। नॉन करंट एसेट्स के 5 मेजर हेड्स हैं: प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। अब इन्हीं में ही ध्यान क्या रखना है, इनमें जिनके सब हेड्स नहीं है तो वो खुद अपने आप में ही सब हेड भी है। अब जैसे डेफर्ड टैक्स एसेट है, क्या इसके अंदर कोई हेड्स आ रहे हैं? नो, तो इसके लिए ये खुद सब हेड है।
तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स अपने आप में एक मेजर हेड है, क्योंकि इसके अंदर सब हेड है, क्योंकि उनके अंदर आइटम्स हैं। तो ऐसे समझना कि आइटम क्या होगा, वो अकाउंट खुद कंप्यूटर्स। अब उसके ऊपर देखना कि वो किस कैटेगरी में जा रहा है। सर वो तो आ रहा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। अच्छा, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया सब हेड। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट किस में आ रहा है? सर वो आ रहा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स में। तो वो हुआ मेजर हेड, वो नॉन करेंट एसेट्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो ऐसे करते करते आपको पता चल जाएगा, पूरी चेन आपको लिखनी होती है कि वो कहाँ हो रहा है प्रेजेंट।